Good morning, listeners. Today we have Mr. Vidyasagar, who has secured second rank in BPSC, that is Bihar Public Service Commission. Earlier, he has already secured a position in UPSC. He has got IRAS, that is Indian Railway Account Services. He has been a child prodigy ever since. He has mathematics as an optional and he has scored a very good mark in mathematics even in UPSC as well as in BPSC. In UPSC, out of 500, he has scored 289 marks, and in BPSC, out of 300, it is 280. It's a fabulous marks, marvelous. Everybody is vying for such kind of a score. So let's welcome Mr. Vidyasagar. Let me also tell you that he is a product of Navodaya Vidyalaya, Supol, which is in Bihar. Thereafter, he moved to NIT Tirchi, a mechanical engineering graduate who never relented and started preparation for civil services and got success there as well. And now, once he wrote BPSC, he has got a thumping success. So I hand over the mic to Mr. Vidyasagar. He will tell you how to prepare for mathematics, because there's a lot of myths among students who are trying to opt for mathematics optional. So he'll try to clear all the myths for the BPSC aspirant as well as UPSC aspirant. Hello friends, I am Vidyasagar. Sir has already introduced me. So this session will be regarding the preparation strategy of general studies and mathematics in BPSC, and in later stages I will also explain how the preparation of BPSC is different from UPSC and how to scale up the preparation of mathematics, especially for UPSC, because that remains the optional of the candidate across both the examination if you are taking maths as a optional. So as a brief discussion description about me has already been given, so here I will start discussing in Hindi the preparation strategy for BPSC जनरल स्टडीज. सो जैसा कि आप सभी अवेयर होंगे कि बीपीएससी में जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है वो टोटल 2 पेपर होता है. पेपर 1 300 मार्क्स एंड पेपर 2 अगेन 300 मार्क्स, और एक ऑप्शनल पेपर होता है हमारा 300 मार्क्स का. सो ये 900 मार्क्स होते हैं जनरल स्टडीज़ प्लस ऑप्शनल के अक्रॉस. दिस इज़ ऑप्शनल. और 120 मार्क्स होते हैं इंटरव्यू में. सो टोटल आपका 1020 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है जिसे कि हमें क्वालिफाई करना होता है. तो जैसा कि मैंने डिफरेंट जगह पे और भी वीडियो बनाए हैं, मुझे जो कंसिस्टेंट क्वेरी आ रही थी कि जनरल प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, जनरल स्ट्रेटजी की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और सिमिलरली मैथ की प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे किया जाए और उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है. तो मैं इन चीज़ों को यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस करूँगा और मैं इसे जितना भी हो सके मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा, ताकि एक बिहार में एक गांव में रहने वाला स्टूडेंट भी इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके बीपीएससी को, और अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो वो अपना प्रिपरेशन को स्केल अप कर सकें यूपीएससी लेवल पर. तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करूँगा. तो सबसे पहले मैं जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को शुरू करता हूँ. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बीपीएससी 3 स्टेज एग्ज़ाम है. फर्स्ट स्टेज में हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता है, सेकंड स्टेज हमारा मेंस होता है और थर्ड इंटरव्यू होता है. तो प्रीलिम्स और मेंस में जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है वो ऑलमोस्ट कॉमन होता है, बुक्स ऑलमोस्ट कॉमन होती है, सिर्फ हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है. तो मैं प्रीलिम्स और मेंस को एक इंटीग्रेटेड वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा, बिकॉज हम जैसे ही मटेरियल सेग्रीगेट करना शुरू करते हैं हमारे लिए जो है सो हमारी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ने लगती है, हमारे रिसोर्स इंक्रीज होने लगते हैं और हमारे सक्सेस के चांसेस घटते चले जाते हैं. तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है कि हम रिसोर्स को मिनिमाइज़ करेंगे दोनों पार्ट जनरल स्टडीज़ में, प्रीलिम्स और मेंस मिला करके, और उसके थ्रू एक कम टाइम फ्रेम में उसे करने की कोशिश करेंगे. तो हम जब बीपीएससी के प्रिपरेशन में आते हैं तो जो सबसे बड़ा पोर्शन है बीपीएससी में वो है हिस्ट्री. जो
इस हिस्ट्री से प्रीलिम्स में अराउंड आपके 40 क्वेश्चन होते हैं और मेंस में भी आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन पेपर 1 के पार्ट 1 में होता है हिस्ट्री का। तो इसे कैसे कवर किया जाए और इसकी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट किया जाए, तो जो सबसे फर्स्ट थिंग है हिस्ट्री में वो है आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। नई एनसीईआरटी जो तीनों एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न पर हैं। क्लास 11th की थीम्स वाली एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं या ओल्ड एनसीईआरटी भी आप पढ़ सकते हैं, बट आप दोनों ना पढ़ें। आप अगर थीम्स वाली एनसीईआरटी पढ़ते हैं, थीम 1, थीम 2, थीम 3, तो आप ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसे स्किप करेंगे, और अगर आप ओल्ड स्किप कर रहे हैं तो आप इसे पढ़ेंगे, दोनों नहीं। तो आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन हिस्ट्री में शुरू कर सकते हैं। पहले आप बेसिक बुक्स 11th-12th की पढ़ेंगे। अपने नेक्स्ट स्टेज में जो हिस्ट्री का होगा उसमें सिर्फ हमें मॉडर्न हिस्ट्री में एक बुक ऐड करनी होती है, बाकी जगहों पर आपका मटेरियल इसमें इंक्रीज नहीं होगा, ये इतना पर ही कांस्टेंट रहेगा। वो है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम की बुक है। इस बुक के साथ ही आपका हिस्ट्री का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है वंस यू ऐड दिस बुक विथ दिस मटेरियल। तो ये हिस्ट्री की बहुत ही सिंप्लीफाइड स्ट्रेटजी है। इसमें नंबर ऑफ बुक्स काफ़ी कम है, अगर आप इसे चेक करें तो आपको पता चलेगा ये बात, और आप इसे एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में कवर कर सकते हैं। अब ये प्रीलिम्स के लिए बुक्स थी, बट अगेन ये बुक्स फिर से मेंस में काम आएगी। और अगर आप मेंस के सिलेबस को देखें तो हिस्ट्री में उन्होंने कुछ सर्टेन थिंग्स लिख रखी है, जैसे गांधी, नेहरू और टैगोर। सेकेंड पार्ट है डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1850 ऑनवर्ड्स। थर्ड है पटना कलम, मौर्यन पेंटिंग एंड पाला। फोर्थ है ट्राइबल रिवोल्ट। ट्राइबल रिवोल्ट में आपके संथाल और मुंडा रिवोल्ट के क्वेश्चन आते हैं। और जो फोर्थ पोर्शन है उसमें पेंटिंग्स हैं, पटना कलम, मौर्यन और कुछ और है। अगर मेरे से मिस हो रहा होगा तो आप सिलेबस से एक बार उसे वेरीफाई कर लें। मेरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि वो जितने भी टॉपिक्स हैं आपको उन सब पर अराउंड 400-450 वर्ड का कंटेंट होना चाहिए आपके पास उनके लिए। मैं एक टॉपिक मिस कर गया था कि लास्ट में जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था उससे क्वेश्चन आते हैं और 1942 पे आते हैं। तो आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को उसमें देखेंगे और प्लस जो सिलेबस है बीपीएससी का उससे अगर आप मैच करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का रेंज बहुत नहीं है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा आ भी जाता है सिलेबस से तो ये जो आपके प्रीलिम्स की नॉलेज है वो वहाँ पर मदद करेगी आपकी, कि आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके रेंज के बाहर से जिसे आपने थॉरोली प्रिपेयर किया हुआ है तो उसे आप एक जनरल आंसर लिख पाएंगे। तो प्लस सिलेबस वाला जो सिलेबस के साथ साथ में इतना कर लेने पे ये हिस्ट्री हमारा हो जाता है, और प्लस प्रीलिम्स के साथ साथ ये मेंस का पेपर 1 का पार्ट 1 भी हो जाता है। उसमें हमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं हिस्ट्री से, तो वो भी हो जाता है हमारा। जो नेक्स्ट है प्रॉब्लम, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है जो बड़े पैमाने पर आती है, वो है साइंस एंड टेक। अब ये साइंस एंड टेक, ये बेसिक साइंस एंड टेक होता है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अराउंड 30 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं प्रीलिम्स में। तो आप इसके लिए वो क्वेश्चन एक 8 to 10th लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी आ सकता है, तो उसमें हमें टेंशन नहीं लेना है। हमें एक एबव एवरेज सॉल्व करना होता है। अगर आपके 30 में से 25-26 सही हो गए तो एक अच्छा सा स्कोर है, और एवरेज से कम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप 8 to 10th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और उसे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप इसे एक टाइम फ्रेम में करने की कोशिश करें। मे बी 10 डेज में आप इसे फिनिश करने की कोशिश करें। इससे आपका प्रीलिम्स का बहुत सारा कंटेंट हो जाता है बीपीएससी का। प्लस ये साइंस एंड टेक पेपर 2 में लास्ट पार्ट में आता है। अगर आप थर्ड पार्ट देखेंगे तो वहाँ पर जो होगा वो ए लिटिल बिट डिफरेंट साइंस एंड टेक होगा। वहाँ पे आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जैसे वो आपको बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में पूछ सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के रिलेटेड फैक्ट्स क्या हैं, फियर क्या हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कैसे, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम जो इंडिया का है फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसके बारे में वो पूछ सकते हैं। प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट अभी आ रहा है। उसके बाद और भी कॉन्सेप्ट हैं जैसे ब्लॉकचेन के हैं, स्पेस रिलेटेड जो इसरो कर रहा है, तो उन सब से वो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, तो ऐसे करके अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो ये 10 टेक्नोलॉजी टोटल निकलेंगी। आप मेंस के लिए आपको 10 से 12 बहुत हो गया, तो आप उस पर एक हॉलिस्टिक कंटेंट प्रिपेयर कर लीजिए। इतना सफिशिएंट है साइंस टेक के लिए। प्लस जो हमारा पेपर 2 का जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें ये पोर्शन आता है साइंस एंड टेक। जो
थर्ड है आपका मैथ्स। ये मैथ्स ऑप्शनल वाला मैथ्स नहीं है, जनरल मैथ्स है। इससे 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके ट्राई करें कि अगर आप उसे सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका मैथ्स ऑलरेडी ओके है और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसमें से 8 से कम जा रहे हैं तो आपको थोड़ी प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप उससे अपना जो बेसिक है उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करें, किसी की मदद ले सकते हैं, उससे ये प्रीलिम्स के लिए आपका मैथ्स का पोर्शन हो जाता है। जो नेक्स्ट है वो GS 1 में अगर आप पार्ट 3 देखें तो वहाँ पर स्टैट्स के क्वेश्चन होते हैं और वहाँ आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैट्स से 72 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और अगर आपने उसे 72 में आउट ऑफ 72 आपने स्कोर कर दिया या कुछ कम भी स्कोर किया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये बातें मैं जो नॉन टेक्निकल ऑप्शनल वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हो या सोशोलॉजी ऑप्शनल हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल हो, उनको इस पोर्शन में जो स्टैट्स वाला पोर्शन है ये पोर्शन में उन्हें स्कोरिंग करनी एसेंशियल हो जाती है उनके लिए। तो इसके साथ साथ ये आपका पोर्शन ये बढ़ता जा रहा है और यहाँ तक आप देखिए कि आपको ज़्यादा समय नहीं लगना है इन सब में करने में। जो नेक्स्ट बड़ी चीज़ है वो है पॉलिटी। अगेन पॉलिटी बहुत इजी है, हमें देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है कि ये बहुत याद करने वाली चीज़ें हैं, बट अगेन दिस इज़ वेरी इजी। तो पॉलिटी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? अगर कोई न्यू स्टूडेंट है, जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर पॉलिटी कैसे शुरू करें, तो इसकी बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है पॉलिटी की कि आप जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th की NCERT है आप उसे उठाएं, आप उसे पढ़ें अराउंड 10 डेज में। प्लस ये फर्स्ट बुक हो गई आपकी। सेकेंड राउंड में आप इंडियन पॉलिटी बाय M लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे। ये लक्ष्मीकांत की बुक काफ़ी बेटर बुक है और इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा रिसोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपका ये पोर्शन कवर हो जाता है ऑलमोस्ट, और यहाँ से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में। जो मेंस है उसमें पेपर 2 में पार्ट 1 में यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं पॉलिटी में, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन स्टैटिक होते हैं और कुछ उसमें अगर कुछ करंट में इंसिडेंट हो रहा है, जैसे किसी स्टेट में गवर्नर ने अपनी आर्बिट्री पावर यूज़ करके गवर्नमेंट को आर्टिकल 356 के तहत सस्पेंड कर दिया है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया है, तो फिर वो गवर्नर के पावर पे क्वेश्चन आ सकता है और उसमें आपको बिहार रिलेटेड चीज़ें भी लिखनी पड़ेगी। तो जो वो उसके लिए आपका जो फॉर्डर मटेरियल है उसके लिए जो आपका प्रीलिम्स के टाइम पे आपने प्रिपरेशन की होगी लक्ष्मीकांत प्लस इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क तो वो प्रिपरेशन वो आपकी काम आएगी। बस आपको थोड़ा सा इसे स्केल अप करके उसको कस्टमाइज करना है कि जो उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए आप पॉलिटी में मेंस में, और जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आप उस तरह के प्रिपेयर करने की कोशिश करें। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे क्वेश्चन आता है और प्रिम्बल पे क्वेश्चन आता है और फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन आता है, गवर्नर के रोल पे क्वेश्चन आता है, मल्टी पार्टी सिस्टम पे क्वेश्चन आता है, तो उससे आप प्रिपेयर करने की कोशिश करें वहाँ से। और इतना ही मटेरियल रहेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मटेरियल हमारा कांस्टेंट रह रहा है प्रीलिम्स और मेंस के अक्रॉस, थोड़ा सा डिफर कर रहा है, तो आपको प्रीलिम्स ओवर होने के बाद ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। जो 5वीं चीज़ है वो है इकोनॉमी। अगेन ये प्रीलिम्स में BPSC में उतना देखा नहीं गया है, बट अगेन ये चीज़ें आपको आ सकती है इकोनॉमी में। और अगर इनसे क्वेश्चन आते हैं तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि किन्हीं स्टूडेंट का 2 नंबर से कट ऑफ मिस हो जाता है, कि किन्हीं का 4 नंबर से मिस हो जाता है, तो 2-3 नंबर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, तो हम इसे छोड़ नहीं सकते। अगेन ये मेंस में काफ़ी ज़्यादा वेट कैरी करता है और इसकी अगर ये आपको ये टॉपिक नहीं आएगा तो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग न्यूज़पेपर में अच्छी नहीं रहती है, तो इसे भी हमें कवर करना है। और इसे कवर करने का जो सबसे ईजी रास्ता है वो है कि आप इंडियन इकोनॉमी वाली जो एक बुक है क्लास 11th की NCERT, आप उसे थॉरली पढ़ें। उसमें जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको उसको पढ़ने के बाद एक मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम की बुक है, मैं लिख देता हूँ इसे,
आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने MACRO लिखा है, MACRO लिखा है, ये वाली ओके है, MI वाली नहीं पढ़नी है हमें। इस चीज़ को क्लेरिफाई कर लें, इन्हें इसमें स्टूडेंट को थोड़ी सी डाउट होती है। तो ये दोनों बेसिक बुक हो गई आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए। प्लस अगर आप इसमें मेंस के लिए कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मेंस में आपको क्या करना होता है कि आप एक बार टॉपिक ऑब्जर्व करें। तो मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो प्लानिंग पे आते हैं, पॉवर्टी पे आते हैं, ग्रोथ रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन आएगा, एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आएगा, फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आएगा। और ये सारे थीम्स एनसीईआरटी में मेंशन है, पूरा टॉपिक ही मेंशन है प्लानिंग पर। बस उसमें आपको करंट अफेयर्स ऐड करना होता है, और करंट अफेयर्स एडिशन के लिए आप कोई एक सोर्स रिफ़र करेंगे इकोनॉमी में, और वो सोर्स होगा, आप कोई सा भी सोर्स का नाम ले लीजिए। बहुत लोग जो है सो उसे प्रतियोगिता दर्पण से ऐड करते हैं, बहुत लोग उसे विजन की मैगजीन से ऐड करते हैं, जहाँ से भी करते हैं। आप एक सोर्स फॉलो कीजिए, और अगर आपको लगता है कि किसी दूसरे करंट अफेयर्स के मैगजीन में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो बस आप उस इन्फॉर्मेशन को पिक करके अपने सोर्स में ऐड कर लें। इससे आपका सोर्स कंटेंट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, आपको एग्जाम के टाइम पे 4 किताबें नहीं देखनी पड़ेंगी। तो ये इकोनॉमी में मेंस के समय में हमें और क्या, हाँ प्रीलिम्स में मैं एक बातें और भूल गया कि यहाँ से जो सेंसस का क्वेश्चन है बिहार के प्रीलिम्स में वो काफ़ी आ रहा है। सेंसस से आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सेंसस के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सेंसस में डेटा जो है उसे थोड़ा सा मक करने की कोशिश करें। प्लस जो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, मैं लिख देता हूँ इसे। ये जो लेटेस्ट वाला इकोनॉमिक सर्वे है बिहार का, इसे आपको पढ़ना है। बट अगेन ये बहुत बल्कि कंटेंट है, ज़्यादा पेजेस हो सकते हैं इसमें, तो आप इसे पेज बाय पेज नहीं पढ़ेंगे। इसमें से ज़रूरत की चीज़ें आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मैं इसे 5 से 6 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए आपको बोलूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़रूरत की चीज़ें फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी कोचिंग की मदद लीजिए, अगर उन्होंने उसे सॉर्ट किया हुआ है तो आप वहाँ से कर लें इसे, इकोनॉमिक सर्वे को। तो इससे आपका जो इकोनॉमी का पोर्शन है वो प्रीलिम्स के लिए भी हो जाता है। जब आप इकोनॉमिक सर्वे कर रहे होंगे तो उसमें जो, जैसे बिहार के जीडीपी का पूछ देगा आपको फिगर कितना है प्रीलिम्स में, बिहार का फिस्कल डेफिसिट कितना है वो पूछ सकता है आपको, बिहार का ग्रोथ रेट कितना रहा है, एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट कितना रहा है। उस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो सारे के सारे यहाँ से आंसर होंगे, क्योंकि जो और किसी का डेटा होगा वो गलत भी हो सकता है और एग्जामिनर उस आंसर को ना माने। तो आप प्रीलिम्स में इसे करेंगे, और सेम कंटेंट को आपको मेंस में कैसे यूज़ करना है। जैसे पॉवर्टी फिगर है तो पॉवर्टी पे जो बिहार का डेटा है पॉवर्टी का, उसको आप यूज़ करेंगे। एम्प्लॉयमेंट का डेटा है उसे यूज़ करेंगे। अगर बिहार में एग्रीकल्चर के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो डेटा है आपके, और एग्रीकल्चर पे जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने चला रखी है, जैसे कृषि कर्मण अवार्ड है और ऑर्गेनिक खेती पर जो बिहार गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो सब आपको एग्रीकल्चर वाला जो क्वेश्चन आएगा इकोनॉमी में उसे ऐड करना है। फूड सिक्योरिटी पे जो बिहार गवर्नमेंट कर रही है, कौन सी स्कीम चला रही है, और पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए जैसे एक जीविका नाम की स्कीम है, तो उसे उन सबको आपको ऐड करना है इकोनॉमी में। यहाँ पे मटेरियल ज़्यादा नहीं है, एक मटेरियल मैं आपको बता देता हूँ, बस उसकी यूटिलिटी बिहार के लिए कम है। वो है एक कोई इकोनॉमी का एक स्टैंडर्ड मटेरियल आपको ऐड करना होगा। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, हिस्ट्री में एक स्पेक्ट्रम जो है सो स्पेशल मटेरियल है, इसमें पॉलिटी में लक्ष्मीकांत स्पेशल मटेरियल है। इसी तरह इकोनॉमी में हमारा इसमें 2-3 ऑप्शन है, कोई इसमें से आप एक फॉलो कर लीजिए। या तो आप श्री राम की जो एक बुकलेट है उसे आप पढ़ सकते हैं पूरा इकोनॉमी में। और जो सेकेंड चीज़ लोग करते हैं वो एक और इकोनॉमी की बुक है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, संजीव वर्मा की बुक है वो इकोनॉमी की, वो आप पढ़ सकते हैं। बस मेरा ये सजेशन आपको कि आप एक पढ़ें, आप कोई 2 नहीं पढ़िएगा। एक ही बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना बेटर है। मैं फिर अगेन बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि एक बुक को 10 टाइम्स पढ़ना ज़्यादा बेटर है कि 10 बुक को आप एक बार पढ़ें। तो कोई एक मटेरियल आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, बस कॉस्ट बेनिफिट आपको ध्यान में रखना है। जो इसके बाद जो हमारा आ जाता है वो है ज्योग्राफी। जो 6 टॉपिक है वो ज्योग्राफी है अगेन।
अब ये जो ज्योग्राफी है इसकी इंपॉर्टेंस बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा है। ज्योग्राफी में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक कॉन्सेप्ट होगा और दूसरा मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो इनको डील करने का एक सिंपल तरीका है कि आपको क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। उनमें 4 एनसीईआरटी है क्लास 11th और 12th में, 4 एनसीईआरटीज। जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th की एनसीईआरटी है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि आपको उसमें अपने से खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है, और शुरुआत में समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं है। मिड में क्या करना है आपको कि आपको एक एटलस ले लेना है। एटलस आप ऑक्सफोर्ड का ब्लैक स्वान एटलस ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड की एटलस ले सकते हैं, या एक ब्लैक स्वान एटलस आता है वो ले सकते हैं। उन दोनों एटलस को आपको अपने सामने रख करके प्लस इंडिया का मैप एक ले लीजिए और बिहार का मैप, इनको आप देखते रहिए। जैसे बिहार में मैं एक अगर एग्जाम्पल दूँ आपको कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कि उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि गंगा कितने स्टेटों के थ्रू पास करती है, सॉरी कितने डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू, पटना के नाइबरहुड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने इसे ध्यान से नहीं देखा है बिहार के मैप को, तो वो इन क्वेश्चनों में इजीली मिस्टेक कर जाएगा, और किसी ने अगर देखा हुआ है तो मिस्टेक नहीं करेगा। सिमिलर क्वेश्चंस वर्ल्ड मैप पे आ सकते हैं कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, वेदर ग्रीनलैंड इज बिगर और सॉरी ग्रीनलैंड तो सबसे बड़ा ही हो जाएगा, आप बॉर्नियो ले लीजिए और मेडागास्कर ले लीजिए, उनको कंपेयर कीजिए। तो ये आप पहले से अगर नहीं देखे रहेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन होगा, और ये ईजी क्वेश्चंस हैं। कैपिटल पूछ सकता है कि किसी कंट्री की कैपिटल क्या है, जैसे पैराग्वे का कैपिटल असूनियन है, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैप आपको एक दिन में नहीं आएगा, वो देखते देखते आएगा। आप रीजन वाइज देखें उसे मैप को। इतना मटेरियल ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट है। बट अगेन अगर किसी को ज़्यादा पढ़ना हो तो उसके लिए एक जीसी लियोंग की बुक आती है, वो बहुत पतली बुक है, उसमें से बस 2-3 चैप्टर ओशन करेंट के पढ़ने हैं, तो आप बस वहाँ से पढ़ लीजिए, उसको पूरा नहीं पढ़ना है। सेकेंड पार्ट उसका पूरा यूजलेस है ऑलमोस्ट, मतलब हमारे बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए एटलीस्ट। अगेन ये इसमें से उतना नहीं पढ़ना है, आपके पहले ये वाले पोर्शन कंप्लीट होने चाहिए ज्योग्राफी में। प्लस एक चीज़ आप और नोटिस कीजिएगा, ज्योग्राफी कम्प्लीटली ज्योग्राफी नहीं है, इसमें इन्वायरमेंट का भी पोर्शन आपको आप पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो आप जब उसे पढ़ रहे होते हैं जैसे नेशनल पार्क के बारे में, तो आप उसकी लोकेशन सर्च कीजिए, कितने नेशनल पार्क है, कितने टाइगर रिजर्व है, उनकी लोकेशन क्या है, तो वो इन्वायरमेंट का भी सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। और जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी था ये कंबाइंड रूप से पेपर 2 के पार्ट 2 में आता है। वहाँ पर आपके क्वेश्चन हो सकते हैं ज्योग्राफी से, ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन हो सकते हैं, मिनरल कहाँ कहाँ कौन सा मिलता है इस पर, इससे रिलेटेड माइग्रेशन पे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप उसको वहाँ से सॉल्व करेंगे। और ये बेसिक बुक्स हैं, मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि मैं कुछ मिस तो नहीं किया हूँ। ओके तो इतना मटेरियल अगर आप एक बार कवर कर लेते हैं तो आपका एक बेसिक बिल्डअप हो जाता है, और उस बेसिक बिल्डअप हो जाने के बाद और आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाने के बाद फिर आपके पास इतना कॉमन सेंस आ जाता है कि आपको मटेरियल कौन से ऐड करने चाहिए, कौन से नहीं ऐड करने चाहिए, और एक बेस हो जाता है आपको लॉन्च करने के लिए इस एग्ज़ाम का। और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगना है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत समय नहीं लगेगा। बस मैं आपको एक और सजेशन देता हूँ कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे होंगे तो आप रैंडमली ना पढ़ें, आप सबसे पहले यूट्यूब पर सर्च करें कि हाउ टू रीड दिस बुक। जैसे अगर मैं पढ़ता आपकी जगह पे पॉलिटी, तो मैं सबसे पहले अगर लक्ष्मीकांत मुझे पढ़ना होता तो मैं यूट्यूब पे सर्च करता कि हाउ टू रीड पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, और इसके थ्रू मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता कि मैं इसे कैसे पढूं। अब क्या होता है कि जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे लोग कोचिंग लगा लेते हैं, जो लगा रहे हैं वो उनका चॉइस है, जो नहीं लगा रहे हैं उनके लिए भी मैं थोड़ा सा सजेस्ट कर देता हूं कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप murnal.org की वेबसाइट पे ज्योग्राफी और इकोनॉमी की पूरी वीडियो देख सकते हैं, प्लस हिस्ट्री की भी देख सकते हैं। आप हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी की पूरी वीडियोज़ हैं वहाँ पर, और कुछ प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास कुछ भी रिसोर्स ना हो, आप गाँव में हैं, आपके पास कुछ भी ना हो, तो ये इतना सारे जीएस का बेसिक प्रिपरेशन है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको प्रिपरेशन में 2-3 बातों का ख्याल रखना है। फर्स्ट,
कि आपका टाइम टारगेट होना चाहिए। टाइम एंड टारगेट होना चाहिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सपोज कीजिए कि आपने एनसीईआरटी पढ़नी शुरू की, ज्योग्राफी की, क्लास 11th की, इंडियाज फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें 6 चैप्टर हैं। तो आइडियल टाइम क्या होना चाहिए उसको फिनिश होने के लिए? आइडियल टाइम 10 डेज और 12 डेज मैक्सिमम हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसे 2 महीने तक पढ़ें। आप एक टाइम अपने मन में पहले से सोच लें और एटलीस्ट उससे 2-3 दिन के बाद उसे ख़त्म कर दें। नहीं तो आपका रोलिंग हो जाता है वो, कि आप आज के बदले कल कर रहे हैं, कल के बदले परसों कर रहे हैं, और ये चीज़ चलती जाती है और आपका सिलेबस कभी फिनिश नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस फिनिश करना है टाइम एंड टारगेट के हिसाब से, और इनको फिनिश करने में हार्डली मतलब फर्स्ट इटरेशन में आपका 3 से 3 साढ़े 3-4 महीने में हो जाता है ये। और अगेन आप इसको ध्यान दीजिए, ये सारे यूपीएससी के भी सिलेबस हैं। इसमें यूपीएससी का भी इनिशियल स्टार्टिंग ऐसे ही होता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ करके मेन बुकों को पढ़ते हैं। मैंने सारे उसमें यूपीएससी रिलेटेड बुक्स भी बताए हैं। उसमें से मैक्सिमम रिसोर्स जो चेंज होगा आपका रिसोर्स यूपीएससी में, वो सिर्फ 2 जगह चेंज होता है। कि यहाँ मैंने एक्सप्लिसिट एनवायरमेंट्स की बुक नहीं बताई है। एनवायरमेंट्स में एक शंकर आईएएस की बुक पढ़नी होती है यूपीएससी के लिए, प्लस इकोनॉमी में थोड़ा मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक में मटेरियल वही रहेगा। साइंस टेक में वहाँ पे 8 to 10th के एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो जनरल साइंस एंड टेक के क्वेश्चन होते हैं, और मैप रिलेटेड क्वेश्चन वही होते हैं। तो ये एक जनरल बुक्स है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको शुरुआत कैसे करना है वो पता होना चाहिए। अब बात हो गई कि आप शुरुआत कैसे करेंगे। आपको शुरुआत सबसे पहले मुझे लगता है या तो आप पॉलिटी से शुरू कर सकते हैं या हिस्ट्री से कर सकते हैं। अब इसके पीछे 2 तरह की लॉजिक है। हिस्ट्री का चूंकि वेटेज ज़्यादा है बीपीएससी में, तो आप इसे शुरू कर सकते हैं, ये एक लॉजिक हो जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर आपको ये लॉजिक अच्छा लगता है तो आप हिस्ट्री शुरू करिए। पॉलिटी और इकोनॉमी वो लोग शुरू कर सकते हैं जिनको लगता है कि उन्हें पेपर में थोड़ी कम समझ आ रही है। तो अगर आप एक बार पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ लें, ये इकोनॉमी पढ़ लें, तो आपको थोड़ा न्यूज़पेपर ज़्यादा समझ में आने लगता है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताऊँ कि अभी जो लोग भी पेपर में पढ़ रहे होंगे कोरोना के टाइम पे, उन्हें एक वर्ड जुडिशियल ओवर रीच बार बार मिल रहा होगा, या जुडिशियल एक्टिविज्म एक वर्ड है। तो व्हाट इज़ जुडिशियल एक्टिविज्म, ये अंडरस्टैंडिंग अगर कैंडिडेट्स के पास नहीं है जो पेपर पढ़ रहे हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या है। तो ये कर लेने के बाद जो हमारे पास अब जो एक स्टैटिक पोर्शन का जो एक आउटर फ्रेमवर्क आपके पास बन गया, ये मिनिमम रिसोर्स यहाँ से आप लॉन्च कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिसोर्स सफिशिएंट हैं, बट मैं ये अगेन बोल रहा हूँ कि इतना तो मिनिमम है, इतना तो आपको करना ही होगा। और मैं अभी आपको बहुत सारे रिसोर्स के नाम बता करके बर्डन कर दूँ कि आपको डर लग जाए देख करके, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन एक सिंप्लीफाइड प्रिपरेशन रखें। बहुत सारे स्टूडेंट कोई बहुत ज़्यादा किताब नहीं पढ़ता, एक सिंपल रिसोर्स में आपको काम अपना करने की कोशिश करनी चाहिए। प्लस एक और है, इसमें न्यूज़पेपर वाला सेक्शन है और करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है। तो इनिशियल फेजेज में मुझे नहीं लगता कि आपको करंट अफेयर्स पे उतना फोकस करना चाहिए। पहले आपको इन स्टैटिक सिलेबस को अपने कमांड में लाना होगा। एक बार जब आपका स्टैटिक आ जाता है तो आपको करंट अफेयर्स की तरफ आप देख सकते हैं। प्लस आप करंट अफेयर्स ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे। जो न्यूज़पेपर है वो मस्ट है। आप न्यूज़पेपर को इनिशियल में 1.5 घंटे पढ़िए और बाद में उसको धीरे धीरे रिड्यूस करके 45 मिनट्स तक लाइए। अब न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें? तो न्यूज़पेपर तो इंग्लिश वालों के लिए है इंडियन एक्सप्रेस, अगर द हिंदू अवेलेबल है तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है ये बिहार में और 2 दिन लेट से आ रहा है, जैसा कि मैं जानता हूँ मेरे सिटी बिहार सुपौल में ये 2 दिन लेट से आता है, तो आप उसे भी पढ़ लें। आप उसमें गलतियाँ ना निकालें कि मैं 2 दिन लेट का क्यों पढ़ूंगा, क्योंकि उससे आप ही का नुकसान होगा। न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ेंगे, आपका इंग्लिश सुधार नहीं होगा। और जिन लोगों का भी इंग्लिश वीक है, वो कोई ग्रामर की किताब पढ़ने से उनका इंग्लिश ठीक नहीं होगा, वो न्यूज़पेपर पढ़ने से ठीक होगा, इन किताबों को पढ़ने से ठीक होगा। और धीरे धीरे आप यूट्यूब पर जैसे ही इंग्लिश में वीडियोस देखेंगे डिफरेंट न्यूज़ चैनल की, उससे ठीक होगा। तो ये आपका बेसिक कंटेंट है। करंट अफेयर्स के लिए आपको लास्ट टाइम पे प्रिपेयर करना है। लास्ट टाइम पे जैसे प्रीलिम्स 3 महीने हो जाएं बचे हों, तो आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना शुरू करें। और कोई एक सोर्स से, वो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि आप क्या फॉलो करेंगे, उसे मैं आपके जजमेंट पे छोड़ता हूँ। प्लस एक चीज़ और जो आप कर सकते हैं, जब भी आपका फ्री टाइम हो, अगर फ्री टाइम नहीं है तो इनिशियल डेज में उसकी ज़रूरत नहीं है, बट अगेन जब भी आपका फ्री टाइम हो तो आप एक चीज़ और रेफ़र कर सकते हैं कि जो राज्यसभा की वेबसाइट, राज्यसभा टीवी है एक, तो उस पर इंग्लिश में डिस्कशन होता है और देश देशांतर पे हिंदी में डिस्कशन होता है। उस पर डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं, सिलेबस के सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं, और वो मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी इन टॉपिक्स में बढ़ाता है। तो वो आपको हेल्प करता है आपकी प्रिपरेशन से
जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको पिक करने में और जो फालतू की चीज़ें हैं उसे स्ट्राइक आउट करने में। बिकॉज एग्ज़ाम हम जो प्रिपरेशन करते हैं उसका एक सोल एम होता है कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। आपको कोई नॉलेजेबल आदमी नहीं बनना है बहुत ज़्यादा, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो और एग्ज़ाम उनका क्रैक ना हो रहा हो, तो वो एकदम यूजलेस चीज़ है। तो आपको जैसे भी हो आप अपने सिलेबस पे फोकस करें, सिलेबस के विद इन रह करके आप इसे क्वालिफाई करने की कोशिश करें। सेकंड क्या होता है कि जैसे अब इसमें मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बता दी है। मेंस में बस मैं एक चीज़ को और बोलना चाहूँगा जो कि मैंने छोड़ दिया था उस टाइम पे, जो एक इंटरनेशनल रिलेशन वाला सेक्शन है जिससे करंट अफेयर्स आते हैं पेपर 1 के पार्ट 2 में, उसको कवर करने के लिए आप क्या करेंगे। तो उसकी स्ट्रेटजी वही सिंपल है जो मैंने राज्यसभा टीवी और देश देशांतर बोला वहाँ से, और न्यूज़पेपर में ऑलरेडी उसका रहता है। तो 2-4-5 महीने के बाद आपको ये समझ में आने लगेगा कि ये इंडिया चाइना के बीच में आखिरकार इशू क्या है, इंडिया यूएस के बीच में क्या इशूज़ हैं, और सब भी उसके जो एस्पेक्ट्स हैं रिलेशनशिप के, जैसे ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन हो गया, डिफेंस कॉपरेशन हो गया, इस तरह की बातें, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप कैसी है और कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है क्या दोनों कंट्री मिल करके, इस तरह का अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाता है बेसिक वहाँ से। तो इस तरह से पूरा होल जीएस पेपर आपका हो जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि जीएस के कंटेंट आपके रेडी होने चाहिए मेंस के समय में। प्लस प्रीलिम्स जब आ जाता है तो बहुत लोगों के प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा होता है। उसका एक बेसिक रीज़न हो सकता है कि एक इंट्यूशन नाम की चीज़ होती है। इसका इंपॉर्टेंस मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि इंट्यूशन क्या होता है और मेरे साथ क्या हुआ। तो जब भी आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो आप टेस्ट लगाएं। आपका ये सारा सिलेबस पहले फिनिश हो जाना चाहिए और एग्ज़ाम के नज़दीक आते ही आप टेस्ट लगाएं और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। और इंड में आप फिर से स्टैटिक पोर्शन को एक बार आपको रिवाइज करना है। टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब एग्ज़ाम के 8-10 दिन पहले तक आपको टेस्ट कंटिन्यूसली देते रहने चाहिए। डेली टेस्ट दें, आप उसे एनालाइज करें कि आप क्यों मिस कर रहे हैं कोई चीज़। उससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है और आपका इंट्यूशन भी बढ़ता है। इंट्यूशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि विदाउट इंट्यूशन के आपको 10-12 नंबर का एज नहीं आएगा। इंट्यूशन और जो एक वाइल्ड गेस है उसमें एक बहुत बेसिक फ़र्क है। एक थिन लाइन है जो इन दोनों को सेपरेट करती है। उसके इस तरफ इंट्यूशन है, उसके इस तरफ वाइल्ड गेस है। वाइल्ड गेस में आपके क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं, नहीं भी सही हो सकते हैं, बट इंट्यूशन में अगेन आपके क्वेश्चन 50% के आसपास की एक्यूरेसी हो जाती है इंट्यूशन में। इंट्यूशन और वाइल्ड गेस में जो डिफरेंस होगा वो कैसे होगा, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि आपके घर के बगल वाली गली में आपको, जहाँ आप बचपन में रहे थे, आपको ले जा कर के आज भी कोई रख दे तो आपको थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ हो जाएगा कि ये यहाँ पे बगल में मेरा घर था। बट अगेन आपको कोई रैंडम सी गली में ले जा कर के रख दे तो आपको नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि आप वहाँ कभी गए नहीं हैं। जो दूसरी गली थी जहाँ पे आप बचपन में रहे थे वो इसलिए पता चल जाएगा क्योंकि वहाँ आप बहुत दिन पहले रहे थे। तो इंट्यूशन यही होता है। इंट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एटलीस्ट। तो जब एक बार आपके पास इंट्यूशन आ जाता है तो आप एग्जाम में डरते नहीं हैं और वाइल्ड गेसेस नहीं मारते हैं, और इससे आपका पेपर सही होता है। और इंट्यूशन आएगा प्रैक्टिस से। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हो सकता है सॉल्व करें प्रीलिम्स के लिए। कुछ चीज़ों में आप यूपीएससी के जो पेपर बनाते हैं कोचिंग से, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री में आप यूपीएससी के पेपर सॉल्व कर सकते हैं, मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन में आप यूपीएससी की चीज़ें पकड़ सकते हैं। और अगेन एक बात और है कि आप जो क्वेश्चन बैंक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का है उसे भी अपने पास रखें। यूपीएससी के क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो रहे हैं प्रीलिम्स में, प्लस बीपीएससी का जो पिछला 40 साल का क्वेश्चन है उसे भी आप अपने पास रखें। साइंस टेक के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पिछला साल जो पूछा वो अगले साल भी आ सकता है। एक क्वेश्चन आया था ऐसा 65th में, मैं 64 दिया था, 65th में मैं देखा कि उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। तो सिलेबस, क्वेश्चन पेपर प्लस एक मिनिमम रिसोर्स, ये आपकी जीएस की प्रिपरेशन को पूरी करेगी। मेंस में क्या करना है आपको, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मेंस में मैं बता देता हूँ जनरल स्टडीज में क्या करना है कि आपको टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना है 400 वर्ड का कंटेंट। कि अगर ये टॉपिक आपको लग रहा है कि आने के चांसेस हैं तो आप 400 वर्ड का कंटेंट प्रिपेयर कर लें। और उस समय में आप टेस्ट सीरीज लगा लें किसी कोचिंग की। टेस्ट सीरीज के बगैर आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। ये सारी चीज़ें आप सही कर ले एग्ज़ाम में। आप लिखें नहीं तो आप एग्ज़ाम नहीं होता है। लिखना आपको हर स्थिति में है। आपको एग्ज़ाम 2, 2.5, 3 महीना बच जाए, 2 महीना मेंस का, तो आप लिखने की प्रैक्टिस डेली करने लगे। आप डेली आधा घंटा लिखने की कोशिश करें आंसर्स को, और उससे किसी से इवेलुएट कराएं, तभी आपका जो है सो एग्ज़ाम वो क्वालिफाई होगा। बाकी जो एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ है, मोटिवेशनल एस्पेक्ट और अदर एस्पेक्ट, वो मैंने दूसरी जगह डिस्कस की है दूसरे प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म पर मेरा मकसद ये था कि मैं जो स्टार्ट कैसे करें प्रिपरेशन को और क्या रिसोर्स फॉलो करें, मिनिमम रिसोर्स जो बिगनर्स हैं उनके लिए, मैं उससे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा था। और
ये जो मटेरियल है इसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मेरी कुछ भी बातें इसमें आपको गलत लगे तो आप कुछ और टॉपर्स की वीडियो देख सकते हैं, उसमें से जो आपको रेलेवेंट कंटेंट लगे वो आप कर लीजिए। और कुछ और करना हो तो फिर वो आपके कॉमन सेंस पे है, आपको क्या चाहिए, क्योंकि कभी कभी ह्यूमन इंट्यूशन बेटर डिसाइड करता है। बट अगेन इतना मिनिमम है। अब मैं नेक्स्ट स्टेज में ऑप्शनल के बारे में बात करूँगा, और वो वीडियो थोड़ा डिफरेंट होगा इससे। उसमें मैं ऑप्शनल के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करूँगा। तो अगर किन्हीं को ऑप्शनल के बारे में जानना है तो वो वहाँ से जान सकते हैं। मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स ऑप्शनल था, एंड परहैप्स आई हैव स्कोर्ड ऑल टाइम हाई इन बीपीएससी। आई हैव स्कोर्ड 280 मार्क्स आउट ऑफ 300, जो कि मेरा एक रफ एस्टिमेशन भी था। मैंने 2 दिन पहले आईएमएस की एक साइट पर इसके बारे में बोला था कि 280 ± 15 हो सकता है, तो एग्जैक्टली 280 है। तो वो आप वहाँ से उस वीडियो से मैथ्स की स्ट्रेटजी के बारे में मेरे से जान सकते हैं। बट अगेन ये वीडियो यहाँ पर ही फिनिश हो जाता है। और थैंक यू वेरी मच फॉर यू टू बी हियर एंड वाचिंग दिस वीडियो।